नमस्कार, न्यूज़ एट 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और अगले 1 घंटे में बात होगी प्रमुख खबरों की, जिसमें विपक्षी दल का जो गठबंधन है इंडिया और साथ ही एनडीए गठबंधन की मुंबई में महा बैठक होने जा रही है। साथ ही बात होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरे की और बात होगी चंद्रयान 3 की आगे की यात्रा की और साथ ही खेल और कारोबार जगत की भी खूब सारी बातें होंगी और प्रमुख खबरें होंगी। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। पीएम पद को लेकर मची खींचतान के बीच आईएनडीआईए गठबंधन की आज से मुंबई में 2 दिवसीय बैठक। गठबंधन के लोगो, झंडे और संयोजक के नाम पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की भी आज मुंबई में बैठक। एनडीए की बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से छत्तीसगढ़ का 2 दिवसीय दौरा। रायपुर में ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में होंगी शामिल। भारत आज से मिस्र में शुरू हो रहे 34 देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में ले रहा है भाग। 539 सैन्य कर्मचारियों के साथ भारतीय टुकड़ी ने ले रही है भाग। अमेरिका के फ्लोरिडा तट से टकराने के बाद तूफान इडालिया ने जॉर्जिया में दी दस्तक। जॉर्जिया में बाढ़ जैसे हालात, फ्लोरिडा में प्रभावित क्षेत्रों का आकलन जारी। और खेल जगत से एशिया कप क्रिकेट में आज श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होगी भिड़ंत। कल खेले गए मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रन से दी करारी शिकस्त। और साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में जोकोविच, ईगा स्वियातेक और कोको गॉफ ने तीसरे दौर में किया प्रवेश। विश्व नंबर 5 खिलाड़ी सित्सिपास हारकर प्रतियोगिता से हुए बाहर। और अब खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। देश में अगले आम चुनाव में भाजपा नीत एनडीए को चुनौती देने के मकसद से विपक्ष द्वारा बनाए गए गठबंधन आईएनडीआईए की आज से मुंबई में 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो रही है। इस बैठक में गठबंधन के संयोजक का नाम तय करने के अलावा समन्वय समिति का गठन किए जाने की उम्मीद है। हालांकि प्रधानमंत्री पद को लेकर मची खींचतान के बीच इस राजनीतिक गठबंधन के भविष्य पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मुंबई बैठक से पहले विपक्षी गठबंधन में शामिल तमाम दलों में पीएम पद के लिए दावेदारी पेश करने की होड़ देखने को मिली। पटना और बेंगलुरु के बाद मुंबई में विपक्षी गठबंधन की ये तीसरी बैठक है। विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए की मुंबई में गुरुवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय बैठक से पहले ही पीएम पद को लेकर बयानबाजी और खींचतान चल पड़ी है। अभी गठबंधन ने ठीक से आकार भी नहीं लिया है, न ही किसी न्यूनतम साझा कार्यक्रम का कोई स्वरूप तय हुआ है, लेकिन विभिन्न दलों के दिलों में बसी पीएम बनने की ख्वाहिश जुबान पर आने लगी है। आम आदमी पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि गठबंधन की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को बनाया जाना चाहिए। हालांकि इस बयान पर लेदे मची तो आम आदमी पार्टी कहने लगी कि केजरीवाल पीएम पद की दौड़ में नहीं है। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि पीएम कौन बनेगा इसका फैसला मिलकर होगा। तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। प्रधानमंत्री बनना उनका मकसद नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये इंडिया गठबंधन के दल मिलकर आपस में चर्चा करके तय करेंगे। आम आदमी पार्टी की दावेदारी पर प्रतिक्रिया देते हुए मुंबई बैठक के मेजबान दल शिवसेना उद्धव गुट ने आग पर पानी डालने की कोशिश तो की, लेकिन वहां भी दिल की बात जुबान पर आ ही गई। पार्टी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सभी दलों को अपने अपने नेता का नाम लेने का अधिकार है। अगर उनसे पूछा जाए तो वो उद्धव ठाकरे को पीएम बनते देखना चाहेंगी। इसके बाद तो जैसे बयानों की झड़ी ही लग गई। समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह ने कहा कि उनसे पूछा जाए तो वो अखिलेश का नाम लेंगी।
INDIA में पीएम पद को लेकर इन दावेदारियों पर भाजपा ने भी चुटकी ली है। भाजपा ने कहा है कि घमंडिया गठबंधन में हर कोई पीएम पद का दावेदार है, लेकिन देश की जनता पीएम मोदी को 2024 में फिर से पीएम बनाने का मन बना चुकी है। घमंडिया में परेशानी ये है, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है आओ सूरज को हटाया जाए। और घमंडिया में एक और दिक्कत है, हर व्यक्ति मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के अनुरूप उसकी योग्यता नहीं है। बिना बारूद वाला बॉम्ब है, ये फूटेगा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति इंडिया वाले जो आ रहे हो उनकी होने वाली है। और आज मैं देखता हूं कि महाराष्ट्र में मोदी जी को समर्थन मिल रहा है। वहीं विपक्ष की गोलबंदी के प्रयासों को बुधवार को एक और झटका लगा। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने विपक्षी गठबंधन पर वार करते हुए कहा कि अगर बसपा इनके साथ ना जाए तो ये तरह तरह के आरोप लगाने लगते हैं। मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया कि बीएसपी से गठबंधन के लिए यहां सभी आतुर, किंतु ऐसा न करने पर विपक्षियों द्वारा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह भाजपा से मिली भगत का आरोप लगाते हैं। इनसे मिल जाए तो सेकुलर और ना मिले तो भाजपाई। ये घोर अनुचित है तथा अंगूर मिल जाए तो ठीक, वरना अंगूर खट्टे हैं कि कहावत जैसी है। विपक्षी दलों के गठबंधन की मुंबई में होने जा रही बैठक में संयोजक की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। खबरों की माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयोजक पद पर नजरें जमाए हुए हैं। हालांकि नीतीश पहले कह चुके हैं कि उन्हें किसी पद से लेना देना नहीं है, जबकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे का नाम उछाला जा रहा है। इस बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि संयोजक कौन बनेगा इसका फैसला बैठक में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक के जवाब में आज एनडीए की बैठक भी होने जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों गठबंधन की ये बैठक मुंबई में हो रही है। एनडीए की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना से एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के अजीत पवार मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। मुंबई में एनडीए की बैठक में नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके एनसीपी गुट का स्वागत किया जाएगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज रायपुर में ब्रह्मा कुमारी के थीम ऑफ द ईयर सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष विषय के राज्य स्तरीय शुभारंभ में शामिल होंगी। शुक्रवार को राष्ट्रपति बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। वे रायपुर के राजभवन में छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगी। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल मुंबई का दौरा करेंगे। वे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाए जा रहे युद्धपोत महेंद्रगिरी के जलावतरण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। एमडीएल द्वारा निर्मित महेंद्रगिरी चौथा युद्धपोत है और भारतीय नौसेना की परियोजना 17A के तहत 7वां स्टिल्थ फ्रिगेट है। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के विरासत संग्रहालय धरोहर का भी दौरा करेंगी। नॉर्थ मैसेडोनिया गणराज्य के विदेश मंत्री बुजुर उस्मानी भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके आगमन की तस्वीर साझा की। अरिंदम बागची ने कहा कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने पर बुजुर उस्मानी का गर्मजोशी से स्वागत और उनकी इस यात्रा से दोनों देश के बीच संबंध और मजबूत होंगे। और अब चंद्रयान 3 के आगे की यात्रा की बात। चांद के रहस्यों की खोज में प्रज्ञान रोवर लगातार जुटा हुआ है। इसरो ने कल 2 फोटो जारी किए हैं। प्रज्ञान रोवर ने कल भारतीय समय अनुसार सुबह 11 बजकर लगभग 15 मीटर की दूरी से विक्रम लैंडर की एक और फोटो भेजी है।
और चांद के बाद अब आज सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग की। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए तैयार है। लॉन्च रिहर्सल और वाहन की आंतरिक जांच पूरी हो गई है। आदित्य L1 सूरज की सतह पर कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन और प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों को समझने का प्रयास करेगा। सूरज पर आने वाले सौर तूफानों का भी अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित लेबोरेटरी होगी। यह पूरी तरह स्वदेशी मिशन है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज 2 गठबंधन की महा बैठक होने जा रही है मुंबई में INDAI यानी कि इंडिया गठबंधन की आज से शुरू हो रही है 2 दिवसीय बैठक। और हमारे संवाददाता मुंबई में मौजूद हैं शिशिर सेलार ज्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, क्योंकि अब ये जो बैठक हो रही है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अब दोनों गठबंधनों की जो ये बैठक हो रही है, दिख रहा है कि सियासी जो गर्मा गर्मी है वो अब तेज हो रही है। राजनीतिक गलियारों में विभिन्न पार्टियां जो हैं अब मुंबई में इकट्ठी होती नजर आ रही हैं। अब क्या देखा जाए, जब 26 दल मिल चुके हैं लेकिन बयानबाजी और खींचातानी अभी भी जारी है। संयोजक का नाम अभी भी तय नहीं है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करें तो वो भी तय नहीं है। आज लोगो और झंडा हालांकि कहा जा रहा है कि हो सकता है लॉन्च, लेकिन इन सब बातों का क्या? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात तो ये तीसरी बैठक होगी आज विपक्षी गठबंधन की, तो ऐसे में कई सारे आपने जो कहा वो मुद्दे काफी महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि इससे पहले ही जब कोई गठबंधन होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि नेता कौन हो उस गठबंधन का, साथ ही साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या हो। ये बेसिक चीजें होती है जब कोई 2 अलग अलग पार्टियां साथ आ जाती है। यहाँ पे तो कई सारी पार्टियों का एक पूरा कुनबा है। ऐसे में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधारा है, अपने अलग अलग मसले हैं, तो ऐसे में सभी चीजों पर किस प्रकार से बातचीत हो, ये पहला मुद्दा होगा। हालांकि इस गठबंधन में अगर देखें, फिर चाहे वो कांग्रेस और आप हो, पिछले चुनाव में हमने देखा कि किस प्रकार से दोनों पार्टी अलग अलग लड़ी थी। हालांकि आप की तरफ से कहा जा रहा था कि वो तैयार है लेकिन गठबंधन हुआ नहीं। वही अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहां पर लेफ्ट है और TMC है, उन दोनों के बीच में जिस प्रकार से राजनीति चलती आ रही है वो भी हमने देखा। तो ऐसे में सभी पार्टियों को एक साथ लाना, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना, ये बड़ा टास्क होगा। और यही जो है सत्ता पक्ष के जो पार्टियां वो भी कह रही है, NDA भी कह रही है कि इतनी सारी पार्टियां एक साथ तो आई, लेकिन इस पार्टी में चेहरा कौन होगा ये अब तक स्पष्ट नहीं है। किस प्रकार से लड़ेंगे ये स्पष्ट नहीं है। सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होगा, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी जो है अपनी सीटें कम नहीं करना चाहती। इसका उदाहरण हमने देखा है। सभी पार्टियों को जो है एक सम्मानजनक सीट शेयरिंग होना चाहिए, उनकी मांग है। तो ऐसे में जब इतना बड़ा कुनबा हो तो ऐसे में ये सभी चीजें मायने रखती है। आज की बैठक में अगर देखा जाए तो आज शाम को जो है सभी अमूमन जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता जो है मुंबई में पहुंचेंगे। तकरीबन 6:30 बजे ये मीटिंग शुरू होने वाली है मुंबई में। आज एक औपचारिक बैठक होगी और कल जो है सुबह 10:30 बजे फिर से जो है पूरे गठबंधन की जो पार्टनर्स है, जो अलायंस पार्टीज है, वो साथ बैठेंगी। आंकड़ों की बात करें अगर, तो आंकड़े बेंगलुरु में अगर देखा जाए 26 पार्टियां साथ में थी, लेकिन कल जब यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें कांग्रेस के नेता और जो NCP के नेता, उद्धव ठाकरे गुट के नेता है, उन्होंने कहा कि तकरीबन 28 पार्टियां जो है यहाँ पर एक साथ आ सकती है। अभी देखना ये होगा कौन सी ऐसी पार्टियां हैं। अगर इस वक्त गठबंधन की, विपक्ष गठबंधन की अगर हम स्थिति देखें तो ऐसे में वो चाहते हैं कि जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं वो इनके साथ एक साथ खड़ी हो जाए। मसलन अगर मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूंगा तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो या फिर NCP हो, चाहती है कि जो शेतकरी कामगार पक्ष है या फिर हम बात करें स्वाभिमानी पक्ष है, इन जैसी जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज है उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश इस वक्त जो है की जा रही है। लेकिन कितना सफल होंगे ये अब तक स्पष्ट नहीं है। उसका उदाहरण ये भी देना चाहूंगा कि इस वक्त महाराष्ट्र में जो है शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की सेना और प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने साथ जो है गठबंधन किया था, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो वंचित बहुजन आघाड़ी विपक्ष के इस गठबंधन में नहीं है। तो ऐसे में क्या इन सभी पार्टियों को अपने साथ करने में सफल होगा जो INDAI गठबंधन, विपक्ष गठबंधन है वो, ये भी बड़ा सवाल होता है। जी शिशिर, मैं आपसे साथ में ये भी पूछना चाहूंगी कि सीट शेयरिंग को लेके भी बातचीत हो सकती है, कोई निर्णय लिया जा सकता है। प्रत्येक सीट, प्रत्येक उम्मीदवार और जो गलत बयानबाजी हो रही है उसको रोकने पर भी क्या कोई रणनीति बन सकती है? बिल्कुल, सीट शेयरिंग के बारे में हालांकि कल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के एक कद्दावर नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा था कि देखिए सबसे पहली बात तो हमें सीट शेयरिंग करनी होगी और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो तो सभी पार्टियों को जो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। ये बात उन्होंने जाहिर की है, लेकिन क्या इस प्रकार से सभी पार्टियां एक साथ इस पे आएंगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है।
कि अगर कोई एक उम्मीदवार कभी विपक्षी एकता की तरफ से अगर खड़ा होता है तो क्या बाकी विपक्ष का जो पार्टी है वो उसको पूरा समर्थन करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठा। हालांकि ये होता हुआ दिखाई नहीं दिया। जिस प्रकार से पंजाब के इलेक्शन हुए जहां पर हमने देखा कि जिस प्रकार से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है उनमें किस प्रकार से अनबन दिखाई दी, साथ ही साथ स्थानीय चुनाव हुए कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, वहां पर हमने देखा किस प्रकार से जो विपक्ष की पार्टियां कि आपस में ही जो है उन्हें उम्मीदवार करेंगे। तो ऐसे में क्या सभी विपक्षी पार्टी जो है अपने एक ही उम्मीदवार को समर्थन देगी या नहीं उस क्षेत्र में, ये बड़ी बात होगी। और ऐसे में इन सभी मुद्दों पर जो है आज जब सभी पार्टियां बैठेगी तो इसमें भी जो है शायद हो सकता है कि विचार विमर्श जरूर हो। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी ऐसा फॉर्मूला साधने की कोशिश की जा रही है जहां पर उद्धव ठाकरे की सेना हो या फिर शरद पवार की एनसीपी हो या फिर कांग्रेस की बात करें तो ऐसे में तीनों पार्टियां आने वाले लोकसभा चुनाव में कितनी सीट शेयरिंग करेंगे इसे देखना होगा। हालांकि इससे पहले की बात कर रहा हूँ, जो बयानबाजी की हमने बात की तो बयानबाजी सीट शेयरिंग को लेकर शिवसेना की तरफ से की गई थी, जहां जितनी सीटें शिवसेना ने इस वक्त सांसद की जीती है, लोकसभा की जीती है, उतनी सीटें उनको चाहिए। तो ऐसे में एक इक्वल शेयरिंग यहाँ पर अगर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या इक्वल शेयरिंग का फॉर्मूला किस प्रकार से हो ये भी देखना होगा। और बयानबाजी की हम बात करें, आपने कहा कि प्रधानमंत्री कौन हो, अगर देखा जाए संयोजक कौन हो, और जो संयोजक हो क्या वो प्रधानमंत्री भी हो सकता है, दावेदार हो सकता है, इस पर भी विचार विमर्श करने की जरूरत है। लेकिन इसके ऊपर आम आदमी पार्टी का अलग बयान है तो वही समाजवादी पार्टी का अलग बयान है। जी, कल हमने ये भी सुना था कि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि एनडीए के पास तो एक ही विकल्प है लेकिन हमारे पास पीएम उम्मीदवार के बहुत सारे विकल्प हैं। बिल्कुल यही बात अगर देखा जाए तो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। सत्ता पक्ष जो है एनडीए जो है वही बात कह रहा है कि यहाँ पे सभी दूल्हे जो है सर पर ताज पहन के जो है तैयार बैठे। तो ऐसे में कौन होगा जो घोड़ी चढ़ेगा। हालांकि इसके ऊपर अब तक पूरी तरह से कोई एक समझौता नहीं हुआ है। कल उद्धव ठाकरे के बयान से भी स्पष्ट हुआ कि कई सारे उम्मीदवार होंगे लेकिन ऐसा कोई उम्मीदवार जो सभी पार्टियों के लिए अगर देखा जाए उसमें सहमति हो, क्या इस पर अभी तक चर्चा होगी, क्या उस पर सहमति होगी, तो उसका जवाब अब तक ना है। हालांकि आज जब डिस्कशन होगा, जब सभी पार्टियां बैठेंगी तो उसमें जाहिर सी बात ये बड़ा मुद्दा होगा कि संयोजक कौन होगा और जो संयोजक होगा क्या वो प्रधानमंत्री का भी दावेदार होगा, ये भी जो है एक बड़ी चर्चा का विषय यहाँ पे हो सकता है। वही दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए ने स्पष्ट कहा है कि हमारा इस वक्त लक्ष्य अगर देखा जाए तो किस प्रकार से ज्यादा विकास की नीतियां लोगों तक पहुंचाना है और ज्यादा से ज्यादा सीटें किस प्रकार से प्राप्त करनी है, इस पर एनडीए का फोकस। और इसलिए एनडीए की अगर हम बात करें महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र के एनडीए के पार्टनर है उनकी भी बैठक जो है आज शाम मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी समेत शिवसेना जो है वो भी साथ है और शिवसेना के साथ बाकी जो अन्य दल है, रामदास आठवले की आरपीआई है, इन सभी पार्टी को जो है बुलाया गया है। और कल मुंबई में वर्ली में जो है एनडीए की बैठक होने वाली है जहां पर महाराष्ट्र के एनडीए के सभी अलायंस जो एक साथ होंगे और विचार विमर्श करेंगे। ठीक, एक बात और शिशिर, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव 2024 पे रणनीति बन सकती है, आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उस पर रणनीति बन सकती है, लेकिन अगर मुंबई की बात की जाए तो बीएमसी इलेक्शन भी हैं जो लंबित हैं, क्या उस पर भी कोई चर्चा हो सकती है इस बैठक में? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें मुंबई के बीएमसी इलेक्शन की तो ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण होता है कि कैसे जो है इस चुनाव में जो है ज्यादा से ज्यादा सीट मिलने के प्रयास होगा। लेकिन मुंबई में अगर देखा जाए आंकड़ों का गणित काफी अलग है। भले हम अगर नेशनल फ्रंट पे अगर देखा जाए तो एनसीपी साथ में है, कांग्रेस साथ में है और उद्धव ठाकरे साथ में है, लेकिन वही अगर बात हम बीएमसी की करें, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की करें तो बीएमसी के जो स्थानीय नेता है उनका अलग ही रुख है। कुछ दिनों पहले जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने कहा कि हम एकला चलो की नीति अपनाएंगे और बीएमसी चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे। तो वही दूसरी ओर जो है शिवसेना भी कहीं ना कहीं, उद्धव ठाकरे की सेना भी जो है कहीं ना कहीं एक बात समझती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें बीएमसी में लानी है क्योंकि उनका वो कर है। ऐसे में अगर देखा जाए सबसे विपक्ष अगर वो स्ट्रांग होता है तो वो है बीजेपी। जिस प्रकार से पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त शिवसेना और बीजेपी भले साथ में लड़े थे लेकिन दोनों की सीटें जो है बराबर की आई थी। तो ऐसे में अब चुनौती जो है बीजेपी की तरफ से होगी, लेकिन उस चुनौती को पार पाने के लिए क्या उद्धव ठाकरे की सेना या फिर कांग्रेस हो एक साथ बीएमसी चुनाव में आएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर। तो दोनों ही गठबंधन जो हैं उन्होंने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विभिन्न पार्टियां एकत्रित होती हुई और रणनीति बनाती हुई। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
दादू आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और बुलेटिन में अब वक्त हो चला है G20 से जुड़ी खबरों को देखने का। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्र ने कल G20 समन्वय समिति की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रधान सचिव ने G20 नई दिल्ली लीडर समिट की व्यवस्थाओं की समीक्षा की, जिसमें लॉजिस्टिक, प्रोटोकॉल, सुरक्षा और मीडिया से संबंधित व्यवस्था शामिल है। समन्वय समिति की बैठक में G20 सचिवालय और विदेश, गृह, संस्कृति, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। पीएम के प्रधान सचिव ने आयोजन स्थल पर नटराज की प्रतिमा की स्थापना और अतिथि नेताओं की जीवन साथी के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों और संगठनों के प्रमुखों को एक त्रुटिहीन शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। और अब बात नई दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की, जिसमें अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के 40 से ज्यादा देशों के मेहमान आ रहे हैं। उनके रहने, भोजन, परिवहन और सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन में 10,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत की G20 अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन होने में अब बस कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में तमाम तैयारियां अंतिम दौर में हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम तैयार है, तो दिल्ली को सजाने संवारने का काम भी अंतिम दौर में है। शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को होगा। इसमें 3 सत्र होंगे, जिसमें तमाम मुद्दों पर मंथन होगा। कुछ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सब्सटेंटिव एजेंडा 3 सत्रों में होगा। पहला सत्र और दूसरा सत्र 9 तारीख को होगा। एक लंच के पहले है और एक लंच के बाद है, और रात में रात्रि भोज की व्यवस्था है वहीं भारत मंडपम में, जिसमें एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा। 10 तारीख को सारे जो नेता हैं वो राजघाट ले जाएंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता को वो अपना ट्रिब्यूट देना चाहेंगे। सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया के 40 से अधिक देशों से मेहमान आ रहे हैं। उनके रहने, खाने, आने जाने और सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। तमाम आयोजनों में अतिथि देवो भव का सबसे अधिक ध्यान रखा गया है। जो भी होटल जिसमें लीडर्स रुकेंगे, वहाँ पे 2 चीजों की व्यवस्था करनी है, सुरक्षा और मेडिकल। लेकिन होटल की सुरक्षा और वहाँ पे उस होटल में जितने लोग रह रहे हैं, अगर उनको थोड़ी भी मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी तो हमारा 24/7 फैसिलिटी होगा हर होटल में। इसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात होती है, और दर्शकों को पता है कि 8, 9, 10 3 दिनों छुट्टी होगी। इस दौरान 8 से 10,000 लोग दिल्ली आ रहे हैं। विदेशों के साथ ही राज्यों से भी लोग आएंगे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 8 से 10,000 लोग यहाँ आएंगे और इसकी पूरी तैयारी चल रही है। 40 से ज़्यादा तो प्रतिनिधि मंडल हैं, उनके साथ सिक्योरिटी कंपोनेंट होता है, एयर क्रू होता है, 2,500 से 3,000 से ज़्यादा मीडिया के मित्र आते हैं। उनको किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, और इसमें दिल्ली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें कई और एजेंसीज भी लगे हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस फ्रंट पे है। 9 सितंबर को गाला डिनर होगा। भारत सरकार की ओर से कन्वेंशन सेंटर में भोजन उपलब्ध कराएंगे। विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जाएंगे, लेकिन मेन्यू में मिलेट्स को प्रमुख स्थान दिया जाएगा। इंस्पायर्ड मेन्यू दिया जाएगा। लंच में कुछ आइटम मिलेट के होंगे, कुछ यहाँ के हो सकते हैं, कुछ दूसरे प्रदेशों के हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि डेलीगेट्स
और जो फॉरेन मीडिया है वो हमारी विविधताओं को जो पाक कला में विविधताएं हैं उसको फील कर सकें और उसका आनंद ले सकें। सरकार इस दौरान दोहरा एजेंडा पेश करेगी। एक ओर भारतीय संस्कृति, शिल्प और व्यंजन का प्रदर्शन होगा, तो साथ ही डिजिटल क्षेत्र में प्रगति का भी प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार दुनिया के सामने भारत का आधुनिक चेहरा प्रदर्शित करेगी। एक विशेष क्राफ्ट बाजार होगा जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा। अतिथियों के लिए मेडिकल व्यवस्था के भी पूरे इंतजाम हैं, तो ट्रैफिक के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा और प्रोटोकॉल के कारण दिल्ली में कुछ पाबंदियां लगाई जा रही हैं और ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि जनता को कम से कम असुविधा हो। निर्देश दिया गया है कि शहर में आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जनता के लिए यातायात परामर्श पहले ही जारी किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगामी G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस देश की राजधानी में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने में जुटी है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वाड ने सामान और विस्फोटकों का पता लगाने के लिए सुरक्षा अभ्यास किया। कितनी तैयार है दिल्ली पुलिस? डीसीपी क्राइम ब्रांच से बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। G20 की मेज़बानी के लिए देश तैयार है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो न केवल हमारे पूरे भारतवर्ष में है, बल्कि दिल्ली पुलिस एक अहम रोल यहाँ अदा कर रही है। चप्पे चप्पे पर उनकी सिक्योरिटी होगी, लेकिन डॉग स्क्वाड किस तरह से काम करेगा, उसकी क्या यहाँ पर उसका क्या रोल होगा, इस पर बात करेंगे डीसीपी क्राइम ब्रांच से। किस तरह से उनका रोल होगा, डॉग स्क्वाड की कितनी इंपॉर्टेंस होगी, कितने डॉग स्क्वाड हमने शामिल किए बेड़े में। दिल्ली पुलिस के पास फिलहाल 79 ट्रेंड K9s हैं, जिसमें से 69 हमारे पास स्निफर हैं, जो कोई भी एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट करने की काबिलियत रखते हैं। ये जो 69 ट्रेंड K9 हैं, स्निफर हैं, इनको हमने G20 के जो वेन्यूज़ हैं, जहाँ पे VVIPs आएंगे, हेड ऑफ़ द स्टेट्स आएंगे, जहाँ पे वो रुके हुए हैं, होटल्स हैं, रूट है, उन सभी अहम जगहों पर हमने उनको तैनात किया है। देश ऑलरेडी 15 अगस्त से निकला और फेस्टिवल सीजन्स भी चल रहे हैं, ऐसे में कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी डिग्नेटरीज आएंगे वो सारे हाई प्रोफाइल्स होंगे। दिल्ली पुलिस पहले भी काफ़ी बड़े प्रोग्राम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करवा चुकी है। हम पूरी तरह सक्षम हैं और बाकी भी सारी एजेंसीज हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये जो ट्रेन डॉग्स हैं, इनको कहाँ ट्रेन किया गया है, किस तरह की इनको ट्रेनिंग दी गई? लेटेस्ट हमारे पास हमने 34 पप्स हैदराबाद से लिए थे। उनको हमने 6 महीने के लिए ITBP भानु जो K9 ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ उनको ट्रेन कराया है। वो बिल्कुल फ्रेश हैं ट्रेनिंग से और अब उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। जो G20 के जो वेन्यू हैं, राजघाट भी और ITPO प्रगति मैदान भी, और जो बाकी जगह जहाँ पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और बाकी सभी देशों के हेड ऑफ़ द स्टेट होंगे और हेड ऑफ़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, वहाँ सभी जगह इनको बड़ी मुस्तैदी से तैनात किया गया है। जिस तरह से भी आपने ड्रिल कराया था, उसमें क्या स्पेशलाइजेशन रहा, किस तरह का रिजल्ट रहा जो आपने अभी हाल ही में कंडक्ट किया? लगातार ड्रिल कराते रहते हैं, जिसमें कि हम अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ चीज़ छुपा के रखते हैं, जिसमें कि एक्सप्लोसिव जैसी स्मेल हो या नार्कोटिक जैसी स्मेल हो या कोई IED टाइप से की कोई ऐसी चीज़ हो, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए और उनकी जो एक उनका स्किल सेट है, वो स्किल सेट देखने के लिए कि वो कितने एक्यूरेट हैं, कितने सही हैं और कैसे पकड़ पा रहे हैं। और हमारा K9 स्क्वाड इसमें बार बार सफल रहा है। ये थे DCP सतीश कुमार जो बता रहे थे कि देश तैयार है G20 के मंच के लिए। न केवल दिल्ली पुलिस ने कमर कस रखी है, बल्कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। तो कोई परिंदा भी पर न मार सके, इतनी तैयार है दिल्ली G20 बैठक के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत के नेतृत्व में G20 बैठकों में विदेशी प्रतिनिधि भारत की सांस्कृतिक विरासत और खान पान की परंपराओं से भी रूबरू हो रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत के नेतृत्व में G20 बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। बैठकों में कई अहम विषयों पर मंथन का दौर जारी है। इस दौरान G20 सदस्य, अतिथि देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग पर खासा जोर दिया।
वहीं विदेशी प्रतिनिधि भारत की विभिन्न सांस्कृतिक विरासत और खान पान की परंपराओं से भी रूबरू हो रहे हैं। और आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स, जहां बीजेपी प्रवक्ता और भाजपा नेता संबित पात्रा प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। विपक्षी दल की मीटिंग है, इसको लेकर हो रहा है। मित्रों, आप अगर सही मायने में देखेंगे तो वास्तविक रूप में ये जो म्यूजिकल चेयर विपक्षी दलों के बीच में चल रहा है, इसके विषय में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर म्यूजिकल चेयर के शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस प्रकार के विपक्ष के मीटिंग का अनुभव आप लोगों के लिए, देश के लिए और हमारे लिए कोई नया नहीं है। 2014 से पहले कुछ दल थे, 2019 तक आते आते लगभग वही सारे लोग, नाम अलग था, लोग वही थे, वही सारे लोग बंगलुरु में, पटना में, आप याद करिए, हाथ पकड़ पकड़ कर खड़े होते थे एक दूसरे के, और चुनाव में किस प्रकार से इन सबके बीच लड़ाइयाँ होती थी, घमासान होता था, वह भी हम देखते थे। और आज फिर से एक बार घमंडिया नाम से यह अलायंस दोबारा बना है और फिर से एक लॉन्चिंग की कोशिश है। आज उसी की मीटिंग है कि किस प्रकार देश में जो स्थिर सरकार चल रही है, विगत 9 वर्षों से 10 वर्षों की तरफ बढ़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की स्थिर सरकार चल रही है, विकास से युक्त सरकार चल रही है, किस प्रकार से इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके, उसी की गणना, उसी के विषय में चिंतन आज इस बैठक में म्यूजिकल चेयर के रूप में होगा। बंधुगण, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिस इज अ सेल्फिश अलायंस। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं है। आज अखबारों में मैंने सुबह सुबह पढ़ा और टीवी चैनलों पे भी चल रहा है कि हम सब बैठेंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP बनाएंगे। आज का मुख्य उद्देश्य उनका है CMP बनाना। हमारा भी मानना है यही इनका एजेंडा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, कम से कम काम और ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, यह किस प्रकार हो, यही इनकी नियति है, यही इनका उद्देश्य है। इस घमंडिया गठबंधन का उद्देश्य ही है मिनिमम प्रोग्राम, मैक्सिमम प्रॉफिट। और दूसरा है CMP का एक और फुल फॉर्म भी है, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। भ्रष्टाचार के माध्यम से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, CMP, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। आप सोच के देखिए, जब अनेकों देश कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठते हैं, भारत भी बैठता है, रूस भी बैठता है, चीन भी बैठता है, US भी बैठता है, ये सारे देश जब बैठते हैं तो आप सब जो टीवी के हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, आप लोग टीवी पर कहते हैं और एंकर्स कहते हैं कि ये जो 6 देश बैठे हुए हैं, ये विश्व के GDP के इतने प्रतिशत को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो 30 देश बैठे हुए हैं, ये विश्व के GDP के इतने प्रतिशत को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण बैठक है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, and I'll be extremely right to state that as far as today's meeting in Mumbai of the so-called Ghamandiya Gathbandhan is concerned, आज अगर कहा जाए कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो बैठ रही हैं, 28-29 कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर इनका कुल देखा जाए तो 20 लाख करोड़ का करप्शन और घोटाला इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर किया है। Collectively, these political parties which are going to have a meeting in Mumbai today are responsible for 20 lakh crore worth corruption cases. और जैसे ये कहते हैं कि हमारी पार्टियां तो विविध हैं, इनका करप्शन भी विविध है। जल, थल, नभ, आकाश, किसी को इन पार्टी ने छोड़ा नहीं। अब अभी तो शराब वाले भी है, माफ़ करिएगा वो भूल गया था मैं, शराब वाले भी जुड़ गए हैं। जल, थल, आकाश, नभ, मदिरा, इन सारों में मिलकर के 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला इनका कंबाइंड वर्थ है। इसीलिए मैंने कहा CMP का फुल फॉर्म कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। और दूसरा उद्देश्य, करप्शन के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य
ये जो जीएम होने वाला है, घमंडिया मीटिंग होने वाली है, उसका दूसरा उद्देश्य है कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद। सीएमपी का अर्थ कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद। लालू जी का परिवार कैसे आगे बढ़े। आपको क्या लगता है कि लालू जी बैठ के वहां चिंतन करेंगे देश में किस प्रकार से विकास हो? आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी बैठ के वहां पर चिंतन करेंगे कि देश में चमचमाती सड़कें बने? ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से किस प्रकार गांव गांव तक सड़क पहुंचे, क्या ये लालू प्रसाद यादव जी चिंतन करेंगे? कदाचित नहीं। वो केवल चिंतन करेंगे हमार दुईगो बबुआ का की होई, कि हमारे दो बच्चे वो कैसे पार लगे। आपको क्या लगता है सोनिया जी चिंतन करेंगी बैठकर कि किस प्रकार से वैक्सीन बने देश में, किस प्रकार से वैक्सीन मित्रता? तो ना, वो केवल ये चिंतन करेंगे कि हाउ विल वी एज द फैमिली ऑफ द गांधीज रिसीव इम्यूनिटी फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज दैट वी हैव डन अगेंस्ट दिस कंट्री। किस प्रकार से हमें वैक्सीन लग जाए और हम इम्यून हो जाए, करप्शन के खिलाफ हमारे पे कोई चार्ज ना लगे, और जो चार्ज हमारे खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उससे कैसे हमारे बच्चे बचे रहे। तो ये कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद की जो मीटिंग होने वाली है आज मुंबई में घमंडिया गठबंधन का, वो हम देखने वाले हैं। बंधुगण, एक कहावत है हिंदी में, देखिए, अगर आपको विकास का एक ताना बाना बुनना है देश में, इफ यू वांट टू रियली हैव डेवलपमेंट इन दिस कंट्री, विकास का ताना बाना बुनना है इस देश में, तो आपके पास नीति की सूत होनी चाहिए, नियत का कपास होना चाहिए और नेता रूपी जुलाहा होना चाहिए। अगर ये तीनों होंगे, सूत होगा, कपास होगा, जुलाहा होगा, तभी विकास की बुनाई होगी। यहां न नीति है, न नेता है, न नियत है। और इसीलिए मैं कहता हूं आज की ये जो घमंडिया मीटिंग मुंबई में होने वाली है, इस मीटिंग को अगर एक हिंदी के मुहावरे में कहा जाए तो वो मुहावरा होगा, न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। न सूत न कपास, न नीति न नियत, और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सारे नेता लट्ठम लट्ठा, मैं पीएम, तू नहीं मैं, यही करने वाले हैं। न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, न नीति न नियत, नेताओं में लट्ठम लट्ठा। आज जीएम मीटिंग का कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष और समरी बनाया जाए तो यही। पीएम का चेहरा अखबारों में छपा हुआ है, कयास, कोई कहे राहुल, कोई कहे नीतीश, कोई कहे ममता, और आम आदमी पार्टी वाले तो सुबह से ही अरविंद सोशल मीडिया में चला ही रहे हैं। वो क्या चेहरे भी लगाए हैं उन्होंने। वो सुनने में आया है अरविंद केजरीवाल का चेहरा छोड़ दिया है उसमें, और कंप्लेंट किया है केजरीवाल जी ने, ये भी सुनने में आया है। तो ये चल रहा है, पीएम कौन बनेगा। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग सब हमारे मित्र हैं, टीवी पर कार्यक्रम आता है किस्सा कुर्सी का, सीएम की कुर्सी, पीएम की कुर्सी। देश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें पीएम की एक कुर्सी होती है, चटाई नहीं होती है। पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यहां पर तो चटाई का नौबत है कि हम सब बैठेंगे। एक कोने पर राहुल गांधी बैठेंगे, एक कोने पे लेनिन बैठेंगे, तो एक कोने पे ममता जी बैठेंगी, चौथे कोने पे नीतीश जी बैठेंगे, बीच में अरविंद केजरीवाल जी बैठेंगे। देश ऐसी अस्थिरता की हालत में चल सकती है क्या? जब तक नेतृत्व स्थिरता के साथ काम नहीं करे, विकास आगे कैसे बढ़ेगा, मैं यह आज जानना चाहता हूं। बंधुगण, सही मायने में अगर कहा जाए तो आज दल मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे हैं। देश चलाने के लिए दिल मिलने चाहिए। दल मिले या ना मिले, देशवासियों के साथ और दलों के बीच दिल मिलना चाहिए। आज जो ये बैठक मुंबई में हो रही है उसमें केवल और केवल दल मिल रहे हैं, दिल किसी का किसी से नहीं मिल रहा है। अंत में इतना ही कहूँगा कि आज के समय के साथ चलना चाहिए। ये कहना अनुचित नहीं होगा, अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि जहाँ तक एनडीए का सवाल है, हम चंद्रयान हैं, मिशन 3 भी सक्सेसफुल होगा, तीसरी बार भी सही तरीके से आप देखिएगा हमारी सरकार बनेगी, मिशन 3 भी सक्सेसफुल होगा, और चंद्रयान की लैंडिंग के पश्चात, तो यह लैंडिंग भी साउथ पोल पर होगा। अर्थात विकास इस बार
मोदी जी के तीसरे टर्म पे वहां पहुंचेगी, वहां लैंडिंग होगी, उस जगह कोने कोने तक जाएगी जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देश बहुत आगे बढ़ा है और जैसे मोदी जी ने कहा था मिशन 3 में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बनेंगे। वी विल बिकम द थर्ड पावर इन दिस वर्ल्ड एज फार एज इकोनॉमिक पावर इज कंसर्न्ड, एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। एक और हम चंद्रयान है, हमारा प्रज्ञान रोवर भी निकला हुआ है, काम भी कर रहा है, विकास भी चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी आपको बता दे, आपका मिसाइल लॉन्च नहीं होने वाला है, फ्यूल नहीं है, आपके मिसाइल में फ्यूल नहीं है। 2013 से 1000 कोशिश आप कर चुके हैं, खाट यात्रा, अमुक गठबंधन, तमुक गठबंधन, सब कुछ आपने कर लिया है कि आपका मिसाइल कैसे भी करके लॉन्च हो। ये आप घमंडिया गठबंधन करके आप सोच रहे हैं कि आपका मिसाइल लॉन्च हो जाएगा। नो, मिसाइल लॉन्च नहीं होगा क्योंकि उस मिसाइल में फ्यूल नहीं है। हमारे चंद्रयान में विकास है, आपके मिसाइल में फ्यूल नहीं है। इसलिए देश की जनता जानती है कौन सा यान लैंड करेगा और कौन सी मिसाइल नहीं उड़ेगी। ये देश की जनता भली भांति जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। There is a credit on G20 preparation in Delhi, but there is also another controversy. आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जो इंडिया में गठबंधन की जो बैठक होने जा रही है मुंबई पर, उस पर हमला बोलते हुए डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि आज जो बैठक हो रही है उसमें दल मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे। उन्होंने इस घमंडिया गठबंधन को बताया कि ये एक सेल्फिश अलायंस है और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम नहीं कर रही है, काम कर रही है करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट पर। और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको एक बार रूबरू कराते हैं अब तक की सुर्खियों से। पीएम पद को लेकर मची खींचतान के बीच INDIA गठबंधन की आज से मुंबई में 2 दिवसीय बैठक। गठबंधन के लोगो, झंडे और संयोजक के नाम पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की भी आज मुंबई में बैठक। एनडीए की बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से छत्तीसगढ़ का 2 दिवसीय दौरा। रायपुर में ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में होंगी शामिल। भारत आज से मिस्र में शुरू हो रहे 34 देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में ले रहा है भाग। 549 सैन्य कर्मियों के साथ भारतीय टुकड़ी ले रही है भाग। अमेरिका के फ्लोरिडा तट से टकराने के बाद तूफान इडालिया ने जॉर्जिया में दी दस्तक। जॉर्जिया में बाढ़ जैसे हालात, फ्लोरिडा में प्रभावित क्षेत्रों का आकलन जारी। और खेल से जुड़ी खबर में एशिया कप क्रिकेट में आज श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होगी भिड़ंत। कल खेले गए मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रन से दी करारी शिकस्त। और साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में जोकोविच, ईगा स्वियातेक और कोको गॉफ ने तीसरे दौर में किया प्रवेश। विश्व नंबर 5 खिलाड़ी सित्सिपास हारकर प्रतियोगिता से हुए बाहर। और आइए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं और भारत के नेतृत्व में G20 बैठकों में विदेशी प्रतिनिधि भारत की सांस्कृतिक विरासत और खान पान की परंपराओं से भी रूबरू हो रहे हैं। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत के नेतृत्व में G20 बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। बैठकों में कई अहम विषयों पर मंथन का दौर जारी है। इस दौरान G20 सदस्य, अतिथि देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग पर खासा जोर दिया।
वहीं विदेशी प्रतिनिधि भारत की विभिन्न सांस्कृतिक विरासत और खान-पान की परंपराओं से भी रूबरू हो रहे हैं। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक इस साल 1 मार्च से 2 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 40 प्रतिनिधि मंडलों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। भारत की अध्यक्षता में G20 बैठक के लिए जुटे विदेश मंत्रियों से पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात देखकर स्पष्ट है कि आज बहुपक्षवाद संकट में है। पीएम ने सामूहिक बुद्धिमत्ता और क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि बैठक महत्वाकांक्षी, समावेशी एवं कार्रवाई के प्रति तत्पर साबित होगी, जहां मतभेदों से ऊपर उठकर समाधान निकाले जाएंगे। Many developing countries are struggling with unsustainable debt while trying to ensure food and energy security for their people. This is why India's G20 presidency has tried to give a voice to the global south. हैदराबाद में 6 और 7 मार्च को वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी के लिए दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वित्तीय और बैंकिंग सुविधाओं, डिजिटल तकनीक को सर्वसुलभ बनाए जाने पर खासा जोर रहा। साथ ही वैश्विक आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने में GPFI की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। वहीं डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाने और ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए भी डिजिटल मुद्दों पर मंथन किया गया। शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक 15 और 17 मार्च तक अमृतसर में आयोजित की गई। IIT रोपड़ ने मजबूत साझेदारी के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में समान विकास के लिए राष्ट्रों के बीच सेतु निर्माण पर ध्यान देने के साथ काम और नवाचार के भविष्य पर चर्चा करने के लिए G20 शिक्षा कार्य दल के प्रतिनिधि एक मंच पर आए। बैठक में कार्य तथा नवाचार के भविष्य पर चर्चा की। संगोष्ठी वैश्विक चुनौतियों को हल करने के लिए समाधान तैयार करने में सरकार, शिक्षा उद्योग संबंधों के बीच की खाई को पाटने पर केंद्रित रही। Meetings have been very productive. All the priority issues are very important for us to discuss because this is very important time for education transformation all around the world. G20 के अंतर्गत संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्यबल की दूसरी बैठक 20 मार्च 2023 को वर्चुअली आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य आपात स्थितियों में वैश्विक सहयोग और संवाद बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोई भी महामारी की रोकथाम, उसकी तैयारी, प्रतिक्रिया तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक कि इसके प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्त पोषण न हो। बैठक का उद्देश्य स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मंच प्रदान करना रहा। और भाई और बहन के प्यार भरे रिश्तों को धागे की डोर से और मजबूत बनाने का त्यौहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है और इस त्यौहार का प्रचलन सदियों पुराना बताया गया है। दुनिया भर में भारतीय यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। भाई बहन के प्रेम का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन हर साल सावन मास की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सुख शांति लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा करने का प्रण लेते हैं।
और देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के नागपुर आरएसएस मुख्यालय में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और देश के विभिन्न हिस्सों में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सूरत की लाजपोरे सेंट्रल जेल में भी रक्षाबंधन पर अलग रौनक नजर आई। बड़ी तादाद में महिलाएं जेल में बंद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती और मिठाई खिलाती नजर आईं। वहीं दूसरी तरफ कैदी भाई भी अपनी बहन को देख अपनी खुशी छुपा नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि विश्व संस्कृत दिवस पर मेरी शुभकामनाएं। मैं उन सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं जिनकी भावनाएं इससे जुड़ी हैं। संस्कृत के साथ भारत का विशेष संबंध है। और आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। अमेरिका में फ्लोरिडा से टकराने के बाद तूफान इडालिया ने दक्षिण पूर्व जॉर्जिया में दस्तक दी है। इसके बाद वहां मूसलाधार वर्षा हुई जिससे वहां बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। अधिकारियों को पहले से ही डर था कि शक्तिशाली तूफान के कारण बिग बैंग क्षेत्र जलमग्न हो सकते हैं। फ्लोरिडा में अधिकारी अभी भी सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में क्षति का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिणी जॉर्जिया में पानी में फंसे निवासियों को बचाने का काम चल रहा है। क्षेत्र के वीडियो फुटेज और तस्वीरों में दिखाया गया है कि दोपहर के समय समुद्र का पानी राजमार्गों पर बह रहा था और आसपास के इलाके व्यापक बाढ़ से घिर गए हैं। और अब खबर मेक्सिको से। मेक्सिको की सरकार ने संगठित अपराध से लड़ने के लिए सीमा पर सेना को तैनात किया है। मेक्सिको ने सीमा से सटे सियुदाद जुआरेज शहर में सशस्त्र बलों की तैनाती की है। सेना ने शहर में हत्याओं और प्रवासियों की तस्करी रोकने के लिए सड़कों पर मार्च किया। पिछले साल हत्याओं की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर की सरकार अभी भी किसी भी 6 साल के प्रशासन के लिए हत्याओं का रिकॉर्ड दर्ज करने की राह पर है। पिछले साल आधिकारिक तौर पर गायब हुए लोगों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई थी, लेकिन अब इसके बढ़कर 1,12,000 से अधिक होने का अनुमान है। और अब खबरें खेल जगत से। एशिया कप के दूसरे मैच में आज कैंडी के पेलीकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच भिड़ंत होगी। दोनों टीमें एक अच्छी शुरुआत के लिए उत्सुक होंगी। गौरतलब है कि श्रीलंका की टीम ने 6 बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। बांग्लादेश पहली बार ये ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरेगा। वहीं श्रीलंका इस टूर्नामेंट में अपनी कई प्रमुख खिलाड़ियों के बिना उतरेगी। बांग्लादेश कमजोर प्रतिद्वंदी पर बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगा। और अब बात सेहत की। अक्सर गर्भ निरोधक के बारे में लोग बात करने से कतराते हैं। यही वजह है कि गर्भ निरोधक के इस्तेमाल को लेकर कई भ्रांतियां होती हैं। गर्भ निरोधक के इस्तेमाल के क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। अनचाहा गर्भधारण महिला के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। कम उम्र में गर्भधारण या जल्दी गर्भधारण करने से मां और शिशु के लिए कई खतरे बढ़ जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक गर्भधारण से बचने का एक आसान तरीका है। बहुत सारे तरीके हैं आजकल बच्चा ना करने के। गोलियां खाई जा सकती हैं, कॉपर टी डलवाई जा सकती है, वेजाइनल रिंग्स अवेलेबल हैं, पैचेस अवेलेबल हैं, यहाँ तक कि चमड़ी के नीचे एक छोटी सी मशीन भी डाल दी जाती है कि जो कि धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करती रहती है। और आजकल तो बच्चा होते ही, चाहे वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन से हो, बच्चा और नाल निकालते ही कॉपर टी बच्चेदानी में डाली जा सकती है। इसका बहुत फ़ायदा ये होता है कि आपको दोबारा से अस्पताल नहीं जाना पड़ता और ना आपको कोई ठीक समय चुनना पड़ता है इस तरह के मेथड को यूज़ करने के लिए। गर्भ निरोधक कई प्रकार के होते हैं। गर्भ निरोधक के तरीके गर्भधारण से बचाव करते हैं, साथ ही कई तरह के संक्रमणों के खतरे को भी कम करते हैं। 2 प्रेगनेंसी के बीच में स्पेसिंग भी कर सकती हैं। इसमें आपका जो पहली गर्भावस्था के बाद स्वास्थ्य में डेफिशिएंसी आई थी उसे पूरा कर सकती हैं, और दूसरा पहले बच्चे को भी पालने का ठीक से समय मिल जाता है। और जब मैं कॉन्ट्रासेप्शन की बात करती हूँ तो इसमें पुरुषों का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। काफ़ी सारे तरीके हैं जिसमें जो आदमी भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो बैरियर मेथड है यानी कि कॉन्डोम है वो बहुत अच्छा है अगर उसको ठीक से यूज़ किया जाए। और उसका दूसरा फ़ायदा यह है कि वो जो सेक्स से ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शंस हैं ये उससे भी बचाव करता है।
यदि अभी आप बच्चे के लिए तैयार नहीं हैं और गर्भ धारण नहीं करना चाहती, तो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें और उनके परामर्श अनुसार गर्भ निरोधक का प्रयोग करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। हमें और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।